तो पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिया, एक रिएक्शन ले रहा हूं ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तो लॉ है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ का खासियत यह है कि डिफरेंशियल रेट लॉ में हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ से हम लोग पहला बात की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि डिफरेंशियल रेट लॉ में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, बट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए यहां से यहां तक एक टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे बातों पे ध्यान से गौर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन rate of reaction directly proportional to product of molar concentration of reacting substance raised to the power suitable कोफिशिएंट। देखिए तो मैंने यहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबका मैं 1 बाई 1 मीनिंग समझाऊंगा कि मैंने कहां पे क्या बोला। तो यहां देखिए, तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए बोला गया है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये हम लोग स्टेटमेंट देते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज टू द पावर सुटेबल कोफिशिएंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पे फटाक से माइंड में आएगा कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम में तो आप थोड़ा सा पढ़ाए थे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए याद है आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में जो लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ा सा पढ़ाया हूं, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखे थे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग लिख दिए थे कि आर एफ इक्वल टू के एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस रेज टू द पावर कोफिशिएंट, करेक्ट? यस। लेकिन यहां पे उससे ये डिफर है। यहां पे मैं क्या लिखा हूं? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस रेज टू द पावर नॉट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सुटेबल कोफिशिएंट। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ए और बी था। ध्यान से न्यू बैच के भी स्टूडेंट भी हाँ ना बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ए और बी है, तो यहाँ पे मैंने ए और बी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा?
x और y लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर x और y आप लिख देते, यही x और y मेरा सुटेबल कोफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की x और y का पता हम लोग को x और y का कैसे पता चलेगा? तो x और y का पता चलेगा लैब से, लेबोरेटरी में। सुटेबल कोफिशिएंट हम लोग डिटरमाइन करेंगे लेबोरेटरी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लैब में थोड़े जाएंगे, कोई बात नहीं है, उसका तरीका मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से डेटा दिया रहेगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी थ्योरी पे रहेगा, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका सब लोग यहां देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या लिखा, a टू द पावर x b टू द पावर y। इसका मतलब है कि मैंने कोफिशिएंट नहीं लिखा है। और उसके बाद r इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू ए टू द पावर x और b टू द पावर y। इसका मतलब x और y जो मेरा वैल्यू है वो इट का x एंड y, दिस इज द सुटेबल कोफिशिएंट and it is determined experimentally not theoretically। यहां देखिएगा, तो x और y यहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करेंगे, थियोरेटिकली डिटरमाइंड। थियोरेटिकल का मतलब हुआ कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब x और y मेरा कैसा वैल्यू है, x और y मेरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है, पहली बात। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों लिखे, तो एक्चुअल में आगे चलकर पढ़ाएंगे। यहां जो K है ये है रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट, राइट। और ये जो रेट कांस्टेंट रहेगा, पहले आज क्लास में मेरा बात को ध्यान सुन लीजिएगा। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये आगे पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में दिस रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा तो K का वैल्यू चेंज कर जाएगा, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का यहाँ पे रोल रहेगा कि अगर हम लोग वैल्यू टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो K चेंज होगा तो मेरा R भी चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि इफ टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज टू द पावर सुटेबल कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं लिखा हूं, रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो रिएक्टिंग सब्सटेंस का मतलब है, अब देखिए ऐसे मेरे असाइनमेंट में एक आध दो प्रॉब्लम ऐसा रहेगा जो अभी मैं बोल रहा हूं उससे थोड़ा हटके रहेगा, तो वहां पे एक्चुअली कोई उपाय नहीं रहता है। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हम लोग डेवलप करते हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंशियल रेट लॉ can be represented in terms of reactant as well as product, but rate law expression से अगर आप rate of reaction निकालते हैं, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालते हैं तो वहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑलवेज रिएक्टेंट रहना चाहिए, नॉट इवन इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, आईआईटी इस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और आईआईटी में भी पूछा हुआ है। और जो स्टूडेंट नियर बाई एक दो स्कूल है वहां पे जो पढ़ते हैं, तो उन सारे स्कूल में भी इस पे क्वेश्चन मिलेगा, जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा कि क्योंकि कोई भी रिएक्शन इट माइट भी ऐसा हो सकता है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कवर हो रहा हो, करेक्ट। तो मोर देन वन स्टेप में अगर कवर होगा, मोर देन वन स्टेप में कवर होगा, तो जो सबसे स्लो स्टेप रहेगा वही आरडीएस रहेगा, क्या रहेगा, आरडीएस रहेगा। तो एक्चुअल में रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो बाद में आपको पढ़ाएंगे। जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग को मिलता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्लोएस्ट स्टेप। तो हम लोग स्लोएस्ट स्टेप को देखकर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, आगे की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप को देखकर, लेकिन ऐसा आपको हो जाएगा कि उस
उस स्लोएस्ट स्टेप में इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट आ जाए। तो अभी से आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑलवेज रिएक्टेंट रहना चाहिए। 99%, एक आध दो प्रॉब्लम मेरा एक्सेप्शनल मिलेगा आपको असाइनमेंट में, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या रहना चाहिए? रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा उसको देखकर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, उसमें इंटरमीडिएट आ गया तो क्या करेंगे? तो आपको बताएंगे कभी भी अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर इंटरमीडिएट आ गया तो बाय एनी मींस किसी भी तरीके से उस इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स वाई रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ, इन जनरल एक आध एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ concentration of reacting substance, मतलब reactant, not in terms of intermediate और product। लेकिन फिर भी अगर इंटरमीडिएट आ गया किसी क्वेश्चन में, आएगा ही, पक्का आएगा, या आईटी का बहुत फेवरेट है यार, या मेडिकल का, या इवन बोर्ड का भी, क्योंकि केमिकल का तो क्लास 12 बोर्ड में भी रहेगा आपका। अगर कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ गया तो उसको क्या करना है? किसी भी तरीके से अप्लाई और कॉमन सेंस, यस रिएक्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आगे बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना है, बट याद रखिएगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपको मैक्सिमम कोशिश क्या करना चाहिए? इंटरमीडिएट अगर आता है तो उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फिर भी नहीं हुआ, ऐसा 2-4 क्वेश्चन मिलेगा, तब तो उपाय ही नहीं है, नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्शन मान के सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला तो पॉइंट ये हुआ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है और उसका रेज टू द पावर क्या रहता है? सुटेबल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो एक्स और वाई सुटेबल कोफिशिएंट है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हुआ? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, करेक्ट, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा? बोलते रहिए, मैं सुनते रहता हूं। देखिए फार्मूला तो एक ही रहता है ना, पर उसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट रहता है और फार्मूला को डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए इसी फार्मूला को मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ सब लोग देखिएगा, ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ए भी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन है तो अगर ए और बी का रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप ऐसा भी देखते होंगे, नहीं, ये क्या था? एवरेज, एवरेज क्या था? एवरेज। ये क्या था? इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब है कि डिफरेंशियल रेट लॉ से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑलवेज आप इंस्टेंटेनियस ही मिलेगा। इसको भी मैं पॉइंट लिख दूंगा। ऐसा क्यों? जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन एक और बी का रिएक्टेंट का जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उसी टाइम का आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सपोज कीजिए कि T इक्वल टू 0 का ले रहे हैं, जस्ट रिएक्शन शुरू हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर T इक्वल टू 0 का, करेक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइम का? R0 मिलेगा, T इक्वल टू 0 का। अगर कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू T1 का, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम का। इसका मतलब है कि किसी एक टाइम का, पार्टिकुलर एक टाइम का अगर आप लेते हैं
तो किसी एक टाइम का जो वैल्यू बताते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे दो टाइम का बताने का जगह है क्या? इसका मतलब है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, कितना बढ़िया चीज यहाँ से मिल गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलवेज आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे उसी टाइम का जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन आप पुट करेंगे उसी टाइम का आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। T1 का पुट कीजिएगा तो T1 टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। T इक्वल टू 0 टाइम का पुट करेंगे तो T इक्वल टू 0 टाइम का आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। T इक्वल टू T इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मिलेगा। करेक्ट। इसका मतलब है कि क्या है, फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन we get what? Instantaneous rate of reaction। पहला चीज तो ये क्लियर कर लिए, ठीक है ना। तो जो आपको पीडीएफ भेजते हैं उसको यहाँ पे मैं डिकोड कर रहा हूँ कि एक्चुअली उसमें बहुत शॉर्टकट में रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो जिस टाइम का आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा उसी टाइम का यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग को एवरेज निकालने का जगह नहीं है। समझ में आ गया? आया या नहीं आया? चलिए, अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, हम ऑनलाइन क्लास में लाहे लाहे चलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इतना तो हम लोग बाउंड्री वॉल बना लिए, अभी तक जिसका कहानी था एक्स और वाई का उसका आया ही नहीं है। तो एक्चुअली एक्स और वाई क्या है? क्योंकि एक्स और वाई का तो अभी तक हम लोग यही जान रहे हैं कि एक्स वाई इज कॉल्ड एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, और एक सुटेबल कोफिशिएंट, सुटेबल हम लोग का पावर है, रेट टू द पावर सुटेबल। तो एक्चुअल में यहाँ जो एक्स एंड वाई है इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सपोज कीजिए कि इसको हाइड कर दिए, इसको अगर हाइड कर दिए तो ए के पावर कितना बचा? एक्स। तो ए के पावर जो रहेगा, जो सुटेबल वैल्यू है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे, तो जो ए का पावर एक्स है उसको आज के बाद पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। कोई पूछेगा ये देखकर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, तो एक्स को क्या बोलिएगा? एक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, और बाई को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स और वाई इज द इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। लेकिन अब यहां पे बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो बताइए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोई आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल रहता तो कोफिशिएंट दे देते ना। इसका मतलब आज के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अभी इस बात का हेडेक नहीं लेना है कि सर एक्स और वाई निकालेंगे कैसे, ये तो मैं अभी आपको पढ़ाया ही नहीं हूं। अभी बस इतना जानिए कि एक्स और वाई क्या है, जो सुटेबल वैल्यू है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से, लैब से डेटा कलेक्ट करके उसको बताते हैं। तो एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पे हो गया एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा?
x प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू, it can be positive integral value or it can be negative integral value। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है और निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस बात आज के बाद याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कीजिए एक एग्जांपल दे दिए, 2a प्लस 3b कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और आपसे पूछे कि इस ए का 2 मोल अगर कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है? सब लोग को पता होगा कितना मोल बनेगा। नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आपको पता नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस ए है मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन, अगर सब लोग ध्यान से सुनेंगे और अगर मीटिंग का टाइम खत्म होगा तब फिर से मेरे बिना बोले हुए अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट, R इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन इंक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेज, तीसरा ऑप्शन रिमेन सेम, लास्ट आप लोग का फेवरेट नॉन ऑफ दिस। तो पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिया, एक रिएक्शन ले रहा हूं ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तो लॉ है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ का खासियत यह है कि डिफरेंशियल रेट लॉ में हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ से हम लोग पहला बात की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि डिफरेंशियल रेट लॉ में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, बट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, देखिए यहां से यहां तक एक टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे बातों पे ध्यान से गौर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन of reacting substance raised to the power suitable कोफिशिएंट। देखिए, तो मैंने यहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबका मैं 1 by 1 मीनिंग समझाऊंगा कि मैंने कहां पे क्या बोला। तो यहां देखिए, तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए बोला गया है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये हम लोग स्टेटमेंट देते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज टू द पावर सुटेबल कोफिशिएंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पे फटाक से माइंड में आएगा कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम में तो आप थोड़ा सा पढ़ाए थे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए याद है आप लोग को, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ा सा पढ़ाया हूं, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखे थे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग लिख दिए थे कि आर एफ इक्वल टू के एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस रेज टू द पावर कोफिशिएंट। करेक्ट? यस। लेकिन यहां पे उससे ये डिफर है। यहां पे मैं क्या लिखा हूं? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस रेज टू द पावर नॉट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सुटेबल कोफिशिएंट। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ए और बी था। ध्यान से न्यू बैच के भी स्टूडेंट भी हाँ ना बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ए और बी है, तो यहाँ पे मैंने ए और बी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्स और वाई लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर एक्स और वाई आप लिख देते, यही एक्स और वाई मेरा सुटेबल कोफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्स और वाई का पता हम लोग को एक्स और वाई का कैसे पता चलेगा? तो एक्स और वाई का पता चलेगा लैब से, लेबोरेटरी में। सुटेबल कोफिशिएंट हम लोग डिटरमाइन करेंगे लेबोरेटरी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लैब में थोड़े जाएंगे, कोई बात नहीं है, उसका तरीका मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से डेटा दिया रहेगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी थ्योरी पे रहेगा, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका सब लोग यहां देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या लिखा? ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। इसका मतलब है कि मैंने कोफिशिएंट नहीं लिखा है। और उसके बाद आर इक्वल टू क्या हो गया? के इंटू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। इसका मतलब एक्स और वाई जो मेरा वैल्यू है वो इट का एक्स एंड वाई, दिस इज द सुटेबल कोफिशिएंट एंड इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली नॉट थियोरेटिकली। यहां देखिएगा, तो एक्स और वाई यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करेंगे, थियोरेटिकली डिटरमाइंड। थियोरेटिकल का मतलब हुआ कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब एक्स और वाई मेरा कैसा वैल्यू है? एक्स और वाई मेरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है, पहली बात। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों लिखे? तो एक्चुअल में आगे चलकर पढ़ाएंगे। यहाँ जो के है
ये है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट, राइट। और ये जो रेट कांस्टेंट रहेगा, पहले आज क्लास में मेरे बात को ध्यान सुन लीजिएगा। तो ये जो रेट कांस्टेंट है, ये आगे पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में दिस रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा तो के का वैल्यू चेंज कर जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे क्या बोला? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का यहाँ पे रोल रहेगा कि अगर हम लोग वैल्यू टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो के चेंज होगा तो मेरा आर भी चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि इफ टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज टू द पावर सुटेबल कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं लिखा हूं, रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो रिएक्टिंग सब्सटेंस का मतलब है, अब देखिए ऐसे मेरे असाइनमेंट में एक आध दो प्रॉब्लम ऐसा रहेगा जो अभी मैं बोल रहा हूं उससे थोड़ा हटके रहेगा, तो वहां पे एक्चुअली कोई उपाय नहीं रहता है। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हम लोग डेवलप करते हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंशियल रेट लॉ can be represented in terms of reactant as well as product, but rate law expression से अगर आप rate of reaction निकालते हैं, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तो rate of reaction अगर rate law expression से निकालते हैं तो वहां पे rate law expression में always reactant रहना चाहिए, not even intermediate और product। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, आईआईटी इस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और आईआईटी में भी पूछा हुआ है। और जो स्टूडेंट नियर बाई एक दो स्कूल है वहां पे जो पढ़ते हैं, तो उन सारे स्कूल में भी इस पे क्वेश्चन मिलेगा, जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा कि क्योंकि कोई भी रिएक्शन इट माइट भी ऐसा हो सकता है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कवर हो रहा हो, करेक्ट। तो मोर देन वन स्टेप में अगर कवर होगा, मोर देन वन स्टेप में कवर होगा, तो जो सबसे स्लो स्टेप रहेगा वही आरडीएस रहेगा। क्या रहेगा? आरडीएस रहेगा। तो एक्चुअल में रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो बाद में आपको पढ़ाएंगे। जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग को मिलता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो हम लोग स्लोएस्ट स्टेप को देखकर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, आगे की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप को देखकर, लेकिन ऐसा आपको हो जाएगा कि उस स्लोएस्ट स्टेप में इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट आ जाए। तो अभी से आप लोग याद कर ध्यान से सुन लीजिएगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑलवेज रिएक्टेंट रहना चाहिए 99%। एक आध दो प्रॉब्लम मेरा एक्सेप्शनल मिलेगा आपको असाइनमेंट में, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या रहना चाहिए? रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा उसको देखकर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, उसमें इंटरमीडिएट आ गया तो क्या करेंगे? तो आपको बताएंगे कभी भी अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर इंटरमीडिएट आ गया तो बाय एनी मींस किसी भी तरीके से उस इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ, इन जनरल एक आध एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ concentration of reacting substance, मतलब रिएक्टेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। लेकिन फिर भी अगर इंटरमीडिएट आ गया किसी क्वेश्चन में, आएगा ही, पक्का आएगा। या आईटी का बहुत फेवरेट है या मेडिकल का या इवन बोर्ड का भी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स तो क्लास 12 बोर्ड में भी रहेगा आपका। अगर कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ गया तो उसको क्या करना है? किसी भी तरीके से अप्लाई और कॉमन सेंस यस रिएक्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आगे बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना है, बट याद रखिएगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपको मैक्सिमम कोशिश क्या करना चाहिए? इंटरमीडिएट रहता है तो उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फिर भी नहीं हुआ, ऐसा दो चार क्वेश्चन मिलेगा, तब तो उपाय ही नहीं है, नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्शन मान के सॉल्व करेंगे। ओके,
तो पहला तो पॉइंट ये हुआ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है और उसका रेज टू द पावर क्या रहता है, सुटेबल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो एक्स और वाई सुटेबल कोफिशिएंट है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हुआ? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, करेक्ट, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा? बोलते रहिए, मैं सुनते रहता हूं। देखिए फार्मूला तो एक ही रहता है ना, और उसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट रहता है और फार्मूला को डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए इसी फार्मूला को मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ सब लोग देखिएगा, ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ए भी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन है तो अगर ए और बी का रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप ऐसा भी देखते होंगे, नहीं, ये क्या था, एवरेज, एवरेज क्या था, एवरेज, ये क्या था, इंस्टेंटेनियस। इसका इसका मतलब है कि डिफरेंशियल रेट लॉ से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑलवेज आप इंस्टेंटेनियस ही मिलेगा। इसको भी मैं पॉइंट लिख दूंगा। ऐसा क्यों? जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन एक और बी का रिएक्टेंट का जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उसी टाइम का आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सपोज कीजिए कि T इक्वल टू 0 का ले रहे हैं, जस्ट रिएक्शन शुरू हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर T इक्वल टू 0 का, करेक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइम का, आर नॉट मिलेगा, T इक्वल टू 0 का। अगर कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू T1 का, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम का। इसका मतलब है कि किसी एक टाइम का, पार्टिकुलर एक टाइम का अगर आप लेते हैं तो किसी एक टाइम का जो वैल्यू बताते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे दो टाइम का बताने का जगह है क्या? इसका मतलब है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, कितना बढ़िया चीज यहां से मिल गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलवेज आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे उसी टाइम का जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन आप पुट करेंगे उसी टाइम का आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। T1 का पुट कीजिएगा तो T1 टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। T इक्वल टू 0 टाइम का पुट करेंगे तो T इक्वल टू 0 टाइम का आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। T इक्वल टू T इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मिलेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि क्या है, फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन we get what, instantaneous rate of रिएक्शन। पहला चीज तो ये क्लियर कर लिए, ठीक है ना। तो जो आपको पीडीएफ भेजते हैं उसको यहाँ पे मैं डिकोड कर रहा हूँ कि एक्चुअली उसमें बहुत शॉर्टकट में रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो जिस टाइम का आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा उसी टाइम का यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ एक्सप्रेशन से हम लोग को एवरेज निकालने का जगह नहीं है। समझ में आ गया? आया या नहीं आया? चलिए अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, हम ऑनलाइन क्लास में लाहे लाहे चलेगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इतना तो हम लोग बाउंड्री वॉल बना लिए, अभी तक जिसका कहानी था एक्स और वाई का उसका आया ही नहीं है। तो एक्चुअली एक्स और वाई क्या है, क्योंकि एक्स और वाई का तो अभी तक हम लोग यही जान रहे हैं कि एक्स वाई इज कॉल्ड एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, और एक सुटेबल कोफिशिएंट, सुटेबल हम लोग का पावर है, रेज टू द पावर सुटेबल। तो एक्चुअल में यहां जो एक्स एंड वाई है इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सपोज कीजिए कि इसको हाइड कर दिए, इसको अगर हाइड कर दिए तो ए के पावर कितना बचा? एक्स। तो ए के पावर जो रहेगा, जो सूटेबल वैल्यू है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे, तो जो ए का पावर एक्स है उसको आज के बाद पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। कोई पूछेगा ये देकर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, तो एक्स को क्या बोलिएगा? एक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, और बाई को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स और वाई इज द इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, लेकिन अब यहां पे बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो बताइए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोई आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल रहता तो कोफिशिएंट दे देते ना, इसका मतलब आज के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अभी इस बात का हेडेक नहीं लेना है कि सर एक्स और वाई निकालेंगे कैसे, ये तो मैं अभी आपको पढ़ाया ही नहीं हूं। अभी बस इतना जानिए कि एक्स और वाई क्या है, जो सुटेबल वैल्यू है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से, लैब से डेटा कलेक्ट करके उसको बताते हैं। तो एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पे हो गया एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? एक्स प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू, it can be positive integral value or it can be negative integral value। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है, और निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस बात आज के बाद याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कीजिए एक एग्जांपल दे दिए, 2a + 3b कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और आपसे पूछे
कि इस ए का 2 मोल अगर कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है, सब लोग को पता होगा। कितना मोल बनेगा? नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आपको पता नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस ए है मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन, अगर सब लोग ध्यान से सुनेंगे, और अगर मीटिंग का टाइम खत्म होगा तब फिर से मेरे बिना बोले हुए अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट। आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर बाई। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन इंक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेज, तीसरा ऑप्शन रिमेन सेम, और लास्ट आप लोग का फेवरेट नॉन ऑफ दिस। करेक्ट 1 मिनट, करेक्ट आंसर है ए बी सी। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान सुनिए, एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव हो गया, 1 मिनट, एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव हो गया तो यहां पे निगेटिव रहेगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। अभी तो बोले कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी व्हाट, 0, कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी पॉजिटिव इंटीग्रल और इट कैन बी निगेटिव इंटीग्रल। तो मुझे जब पता ही नहीं है, मैं हाइपोथेटिकल ले लिया, और एक्स और वाई का वैल्यू जब मैं आपको बताया ही नहीं कि एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ए का इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्लाइंडली आप नहीं बोल सकते हैं कि सर इंक्रीज ही करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है कि एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, और एक्स का वैल्यू जब 0 होगा तो ए टर्म तो गायब ही हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 0 रहेगा तो रिमेन सेम, एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा इंक्रीज करेगा, और अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव रहेगा, जल्दी से ठीक कर लीजिए। हाँ हाँ, कैमरा थोड़ा गिर गया है, वेट कीजिए। ये स्टैंड चाइना का है, चाइना का एक ही चीज टिका है, नहीं पता है आप लोग को? आप लोग इस क्लास में बहुत एंजॉय कीजिएगा, बहुत इवेंट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पॉइंट को समझ गया कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाहा, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि एक्स का जब तक वैल्यू नहीं पता है तो एक्स का वैल्यू 0 हो, अगर एक्स का वैल्यू 0 रहा तो सेम रहेगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तब इंक्रीज करें डिक्रीज करें रिमेन सेम, अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव हो गया तो ए टर्म तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब उस टाइम पे ए का वैल्यू ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए था, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑल 3 ना, ए बी सी। अब देखिए, R इक्वल टू अगेन ए के पावर x और b के पावर y, लेकिन अगर a का वैल्यू 1 m समझ रहे हैं ना, मोल पर लीटर, और b का वैल्यू भी अगर 1 m हो जाए, 1 मोल पर लीटर, और a भी 1 मोल पर लीटर, तो इस क्राइटेरिया के साथ अगर R लिखिएगा तो R का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए,
सो मेनी टाइम्स ऐसा भी रहेगा। अब यहां देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मैं ए का वैल्यू दे दूं, बी का वैल्यू दे दूं, एक्स का वैल्यू पता हो, वाई का वैल्यू पता हो और आर पता हो। क्या निकाल लीजिएगा इस एक्सप्रेशन से। एक इक्वेशन है, आर भी दे दिए, ए भी दे दिए, बी भी दे दिए, एक्स और वाई भी दे दिए, तो के निकल जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन में के दिया हुआ नहीं रहेगा, के फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1, तो आर बिकम्स व्हाट, आर इक्वल टू के। तो आर इक्वल टू के हो गया। तो आर का वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू के के बराबर किस कंडीशन पे हो रहा है? उस किस कंडीशन पे हो रहा है? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग सब्सटेंस बिकम्स यूनिटी 1। दैट्स व्हाई जब सारे रिएक्टिंग सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता है, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना पीडीएफ फाइल में आपको दिया था। मैं इसका कोफिशिएंट तो 1 है, कोफिशिएंट 1 है, बट जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इसका पावर क्या आ गया, 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 3/2 क्यों आ गया? तो मेरा आंसर है कि जब इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हो सकता है कि जो इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप रहा होगा ना, इट माइट बी, या आगे चलकर नेक्स्ट आगे क्लास में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू फ्रैक्शनल क्यों होता है। इसको मैं प्रूफ करके आपको बता दूंगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों होता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इसका मतलब है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन रहा होगा, ये मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग को अभी नहीं पता है। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन रहा होगा उसमें कोई इंटरमीडिएट आ गया होगा, इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करने के टाइम पे ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू डेवलप हो जाता है। तो अभी बस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस एग्जांपल में ये रिएक्शन है, बट इसका कोफिशिएंट तो 1 है, बट वैल्यू क्या है, इसका पावर कितना है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, 3/2 है। इसका मतलब 3/2 होने का सेंस है कि ये जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे 1 देखकर आया है या लैब मैकेनिज्म से आया होगा। तो मैकेनिज्म का मतलब है कि हम लोग लैब में काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड इज दैट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब नेक्स्ट, मान लेते हैं कि कोई मेरा एक रिएक्शन है जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग, और तब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए क्या हो गया, R इक्वल टू के ए टू द पावर n, R इक्वल टू के ए टू द पावर n। तो n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन जहां पे ओनली 1 रिएक्टेंट है तो विथ रेस्पेक्ट टू ए बोले या ओवरऑल रिएक्शन का बोले, अलग बात रहेगा या सेम बात रहेगा, सेम बात रहेगा। तो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
तो K इक्वल टू क्या लिखिएगा, R A टू द पावर N, और R का यूनिट क्या होता है, कल पढ़ाए थे ना, यही ना। एक मिनट, तो आपको ऐसा नहीं था कि R का यूनिट है, नेगेटिव को छोड़ दीजिए, सिर्फ यूनिट के लिए देखिए मैंने सही लिखा, मोल लीटर इनवर्स पर लीटर का एंड टाइम इनवर्स। इसका मतलब है कि R के बदले हम लोग लिखेंगे मोलरिटी टाइम इनवर्स, और A का यूनिट क्या होगा, A का यूनिट होगा M, ए मोल पर लीटर, यस मोलरिटी, ठीक ओके। तो K का यूनिट हो गया M के पावर 1 माइनस N टाइम इनवर्स। इसको अपने शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में या कभी भी बहुत सो मेनी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको सॉल्व करने, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन दिया हुआ रहेगा। बोले कैसे, तो सो मेनी टाइम्स विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के यूनिट के हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से, K का यूनिट दिया रहेगा, तो K का यूनिट दिया रहेगा तो उसके हेल्प से आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, अगर n का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का। तो K का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि वो सम टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर दैट्स भाई सो मेनी, बहुत सारा प्रॉब्लम में हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता रहेगा, लेकिन K का यूनिट से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस प्रॉब्लम में काश मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाता तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो इसका मतलब, और वहां पर नहीं दिया हुआ है, केयरफुली देखिएगा, तो वहां पे K का यूनिट दिया रहेगा, और K का यूनिट दिया रहेगा तो K का यूनिट को लेफ्ट में लिख दीजिएगा और उसके इसके बराबर कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहां से n का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर n का वैल्यू सपोज कीजिए 1 है, तो n का वैल्यू 1 है तो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और तब इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि 1 माइनस 1 बिकम 0 टाइम इनवर्स। सपोज कीजिए कि n का वैल्यू अगर 2 हो गया तो ये कौन सा, सेकेंड ऑर्डर, देन K का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लीटर, उल्टा हो गया ना, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। तो बाकी और भी यहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट सर, यहाँ तो आप सारा इंटीग्रल ले रहे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए, हो सकता है कि n का वैल्यू 3/2 भी रहे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो दिस इज द जनरलाइज फार्मूला फॉर व्हाट, फॉर फाइंडिंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर n का वैल्यू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, आपके सिलेबस में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इतना तक ही पढ़ना मिलनी है, और सबसे ज्यादा पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर n का वैल्यू 3 रहेगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा, तो यूनिट ऑफ K बिकम्स व्हाट, तब यूनिट ऑफ K क्या बन जाएगा, लीटर का स्क्वायर मोल के पावर -2 टाइम इनवर्स।
अब सपोज कीजिए कि किसी प्रॉब्लम में के का वैल्यू मैं ऐसा दिया 2 × 10⁶, ठीक है, और दे दिया लीटर का स्क्वायर, लीटर का क्यूब, अब मोल का पावर -3 और सेकेंड इनवर्स, और तब एन का वैल्यू पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो कुछ नहीं करना है, यूनिट को कंपेयर कर दीजिए। सेकेंड इनवर्स इक्वल टू क्या था, m का पावर 1 - n, और सेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे लीटर पर मोल को क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे ऐसे तो हम लिख सकते हैं लीटर बाई मोल के पावर कितना 3 इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 1 - n। इसको उल्टा कर देंगे तो मोल पर लीटर के पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। तो मोल पर लीटर, ये बहुत बच्चा टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कीजिएगा, अभी ऑनलाइन में है तो हर एक बात बोलना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि 1 - n इक्वल टू -3 हो गया, देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जस्ट एक मतलब इलस्ट्रेशन था, एक डेमो दे रहा था कि देखिए के का वैल्यू से हम लोग के हेल्प से, के यूनिट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ के वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे किसी प्रॉब्लम अगर नहीं दिया रहेगा तो वहां पे थोड़ा सा, और एज अगर मैं बोल रहा हूँ बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब डैम श्योर जेई में कहीं पे आया हुआ होगा, और मेरे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा इस पे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि सर सब कुछ तो ठीक ठाक ही रहा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहां देखिए और समझिएगा। सपोज कीजिए कि ए है, ए बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और क्वेश्चन में ए बोला गया है इफ concentration of A becomes double, then rate of reaction, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, also becomes double। keeping concentration of B is constant, ये पहला स्टेटमेंट है। फिर उसी क्वेश्चन में रहेगा इफ concentration of A and B both becomes double, simultaneously, then rate of reaction increases by 8 times, correct। then what is order of reaction, तब क्या निकालना है, आप लोग बोर्ड पे जो बोर्ड पे लिखे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। इसको, इस प्रॉब्लम को आप नोट डाउन भी बाद में कर लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि एक क्वेश्चन में सेट किया कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बिकम्स डबल, कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट, बट अगेन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ बिकम्स डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है,
सबसे पहले R इक्वल टू क्या लिखेंगे, के ए के पावर, आपको तो नहीं पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये सब जो बातें बोल रहे हैं कि इसको ए करने से ए हो गया और इसको ए करने से ए हो गया, ये कहाँ पे आप नोटबुक पे देख रहे हैं? ये तो आप नोटबुक नहीं देख रहे होंगे, ये तो लैब का बात है ना, ये कहाँ पे ऐसा किया गया होगा? ये तो आप लैब में ही देखे होंगे ना कि इसका इतना इतना मिलाया तो इतना टाइम से फास्ट रिएक्शन हो रहा है, राइट? दैट्स वाई ये जो मेरा स्टेटमेंट था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी, कि लैब में इसके बारे में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, लैब में ऑब्जर्व करके आपको डेटा कलेक्ट करके दे दिए, देखिए ऐसा ऐसा मैंने देखा, और तब बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले ए लिखेंगे, ए हो गया फर्स्ट, अब उसके बाद R बिकम्स 2R, लेकिन यहां पे मुझे निकालना है एक्स एंड वाई, क्या निकालना है? एक्स एंड वाई, बट हाउ मेनी अननोन, अननोन R भी है, K भी है, देखिए अननोन क्या है, K भी है, X भी है और Y, बट K मुझे निकालना नहीं था। तो अगर A का वैल्यू डबल करते हैं तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू वही रहेगा या 2R हो जाएगा? 2R, बट उस टाइम पे सेकेंड इक्वेशन बन गया, लेकिन अगर A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को डबल डबल एक साथ कर दिया गया तो R क्या R रहेगा या इनके जो 8 टाइम्स पहले के रेस्पेक्ट में 8 टाइम्स, तो वेरी गुड, तो X, अब यहां के बाद केमिस्ट्री खत्म और आप लोग का मैथमेटिक्स शुरू। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिएगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल, के कैंसिल, बी भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1। फिर फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, तो फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे, जल्दी से बोलिए, तो 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर x, और x का वैल्यू तो अभी निकाल के रेडी है ना, और 1/8 को तो ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट? तो बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए फास्ट, ये भी बताना पड़ेगा या कितना होगा, √2। तो अब बताइए ये प्रॉब्लम बहुत टफ था या बच्चों का गेम था? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना रहा, 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना रहा, 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल कितना रहा, 3। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले, अब इसमें एक चीज अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2 बनाने के लिए मैं पूरा थ्योरी आपके सामने रख चुका हूं। तो आपका ड्यूटी रहा कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नेक्स्ट क्लास में लेने से पहले सब लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और फिर मैं बिना पूछे हुए आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करूंगा जो रह गया है, और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करूंगा। आपसे बन गया बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं कि जिनसे बन गया वो क्लास ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जिनसे बन गया वो भी देखते रहिएगा, हो सकता है कि 2% ज्यादा ज्ञान हो जाए। तो ओके स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। हाँ